हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है पॉवर्टी एज चैलेंज। सो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू नो व्हाट इज़ पॉवर्टी। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पॉवर्टी या गरीबी क्या है। So poverty is the state when a person is unable to get the minimum basic needs of life like food, shelter, clothing, etc. तो गरीबी हम उस दशा को कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपनी जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं जैसे कि खाना, घर, कपड़े आदि की व्यवस्था न कर सके। गरीबी हम दो तरह से देख सकते हैं, एक है अर्बन पॉवर्टी और दूसरा है रूरल पॉवर्टी। सो अर्बन पॉवर्टी क्या है? शहरों में पाई जाने वाली गरीबी। और रूरल पॉवर्टी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में या गांवों में पाई जाने वाली गरीबी। तो शहरों में हम गरीबी किस तरह से देखते हैं? जैसे कचरा बीनने वाले हैं, मोची का काम करने वाले हैं, घर घर जाकर सामान बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले या न्यूज़पेपर्स को बांटने वाले, या फिर जो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं, है ना, जो दिन भर में काम करते हैं और उनको दिन का वेतन मिल जाता है। तो वे सब क्या है? शहर में पाए जाने वाले गरीब लोग हैं। और जो ग्रामीण गरीबी है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? लैंडलेस फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं, वो दूसरों के खेतों पर किसानी करते हैं। या फिर स्मॉल फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन तो है पर बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, छोटी सी ज़मीन है और उसकी उपज के द्वारा उनका परिवार का खर्चा भी पूरा नहीं चल सकता। और दूसरे हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स, है ना, जो ऐसे मजदूर जो कि दूसरों के खेतों पे मजदूरी करते, किसानी नहीं करते परंतु मजदूरी करते हैं, जैसे कटाई करना है, सफाई करना है, ये सब चीज़ें। So, poverty as seen by social scientists। अब सोशल साइंटिस्ट के द्वारा गरीबी को किस प्रकार से देखा जाता है? Now, poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. तो कुछ ऐसे सोशल इंडिकेटर्स हैं जिनके द्वारा गरीबी को देखा जा सकता है या समझा जा सकता है। जैसे कि इलिटरेसी लेवल, है ना, कितना लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, है ना, शिक्षा का स्तर क्या है, उसके आधार पर गरीबी को नापा जा सकता है। दूसरा, पोषण अगर लोगों को ढंग से नहीं मिलेगा तो उसके कारण से उनकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, बीमारी से लड़ने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी। साथ ही अगर बीमार पड़ जाएंगे तो उनके पास में अपना इलाज करवाने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं है कि नहीं है, इसके आधार पर भी गरीबी का पता चल सकता है। साथ ही जो लोग हैं उनके पास में जॉब के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने उनके पास में अवसर हैं नौकरी पाने के। और साथ ही साफ़ और स्वच्छ पानी उनको पीने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और दूसरी सुविधाएं जैसे कि शौचालय वगैरह उपलब्ध है कि नहीं है। इन सब के आधार पर भी जो गरीबी है उसको देखा जा सकता है या उसको नापा जा सकता है। साथ ही आज के समय में सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के द्वारा भी गरीबी को एनालाइज या उसको नापा जा सकता है, उसको मापा जा सकता है। अब सोशल एक्सक्लूजन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स। तो सोशल एक्सक्लूजन हम उसे कहते हैं जब गरीब लोग दूसरे गरीबों के साथ में रहते हैं और उनके आसपास का जो इलाका होता है वो भी गरीब लोगों का ही होता है।
उनके पास ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, और जो उनसे बेहतर अवस्था में रह रहे लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, उस जगह पर उनको रहने को नहीं मिलता है या उनको वहाँ पर रहने का अवसर नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। दूसरी चीज़ जो है वह है वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। इट इज़ अ मेजर which describes the greater probability of certain communities, say for example members of backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. तो vulnerability हम किसको बोलते हैं? ऐसे लोगों को या ऐसे समुदायों को जिसके ज़्यादातर लोग है ना, जैसे कि दलित हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, या फिर कोई विधवा है, या दिव्यांग है, या अनाथ है, तो या तो वो गरीब हो जाएंगे या फिर वो आने वाले कई सालों तक गरीबी की अवस्था में ही रहेंगे। उनको हम वल्नरेबल बोलते हैं। The next thing is poverty line. What is poverty line? A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. तो यदि हमारी जो मौलिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि कपड़ा, खाना पीना, रहने की जगह, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितनी हमको आय की ज़रूरत है उसको बोलते हैं न्यूनतम स्तर, है ना। वो इनकम जिसके द्वारा हम अपनी जो मौलिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, वो है न्यूनतम स्तर। और यदि कोई व्यक्ति इस न्यूनतम स्तर से कम आय कमाता है तो वो क्या है? गरीब है। और इसी न्यूनतम स्तर को हम गरीबी रेखा कहते हैं, पॉवर्टी लाइन कहते हैं, है ना। पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस, तो समय के साथ और स्थान के साथ साथ जो गरीबी रेखा वो अलग हो सकती है। अब पॉवर्टी लाइन को हम इंडिया के अंदर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं? दो आधार हैं इसके, एक तो है कैलोरी रिक्वायरमेंट और दूसरा है इनकम। तो 2011-12 का जो सर्वे था उसके हिसाब से इनकम के आधार पर हम पॉवर्टी लाइन को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, या फिर कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है, कितना उसको पोषण मिल रहा है मनुष्य को, उसके आधार पर हम गरीबी को निर्धारित कर सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा काम होता है लोगों को करने के लिए, मेहनत का काम ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो एक व्यक्ति को दिन भर के अंदर लगभग 2400 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक व्यक्ति को दिन भर के अंदर 2100 कैलोरीज की ज़रूरत है। तो यदि वह व्यक्ति इतनी कैलोरीज दिन भर में, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरीज तक पोषण पा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। और इनकम, आय के हिसाब से गरीबी रेखा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 2011-12 के अंदर जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक व्यक्ति दिन भर के अंदर महीने भर के अंदर 816 रुपये कमाता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। और यदि शहरी क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति महीने भर के अंदर 1000 रुपये कमाता है तो वह भी गरीबी रेखा के ऊपर है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यदि शहरी क्षेत्र में एक परिवार है जिसके अंदर 4 लोग हैं तो उनकी न्यूनतम आय कितनी होना चाहिए? 4000 रुपये। 4 लोगों के हिसाब से, हज़ार के हिसाब से 4 लोग तो 4000 रुपये। और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यदि एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं तो उनका पूरे परिवार की आय कितनी होना चाहिए? 3264 रुपये, 3264 रुपीज़। अगर महीने भर में वो लोग इतना कमा रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से या गरीबी रेखा से ऊपर है। The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years,
by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization NSSO. सो पॉवर्टी लाइन जो है इसको हर 5 साल के अंदर नया एस्टिमेशन निकाला जाता है, नई इसके लिए एक माप तैयार किया जाता है और ये तैयार करने वाली जो संस्था है, सरकारी संस्था है, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में NSSO बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स और इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। तो वल्नरेबल ग्रुप्स क्या हैं? ऐसे समूह जिनके अंदर ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीब है या गरीबी अवस्था में रह रही है या आने वाले कुछ सालों में गरीब ही रहेगी, उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। तो यदि हम देखें तो जो नेशनल सर्वे था उसके अकॉर्डिंग 11-12 का जो सर्वे था उसके अकॉर्डिंग जो शेड्यूल ट्राइब्स जो जनजाति लोग हैं उनकी 43% आबादी जो है वो गरीबी अवस्था में है। उसी तरह से दलित लोगों की जो आबादी शेड्यूल कास्ट जो है उनकी 29% तक उनके अंदर लोग गरीब हैं। फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो खेतीहर मजदूर है वो 34% आबादी उनकी जो है गरीब है। साथ ही जो शहरी इलाके वहाँ के जो मजदूर हैं वहाँ पे भी 34% आबादी गरीब है। अब स्टेट डिस्पैरिटीज़ को देखें हम, मतलब जो स्टेट्स हैं उनके अंदर भी अंतर है गरीबी के अंदर। जैसे बिहार को यदि हम देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी गरीब है, 33% की आबादी वहाँ पर गरीब है। उड़ीसा उसके बाद आता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश को हम देखें तो वहाँ पर 31% की आबादी जो है वो गरीब है। और यदि हम सबसे निचले स्तर पे देखें तो वहाँ पे है केरला, जहाँ पे सबसे कम लोग गरीब हैं। तो केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गरीबी कम है। अभी कुछ राज्यों के अंदर गरीबी कम क्यों है उसके भी कुछ कारण है। जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर जो खेती बाड़ी है उसके अंदर अच्छी ग्रोथ होती है, इस कारण वहाँ पे गरीबी कम हो गई है। केरला में जो लोग हैं वो पढ़ लिख करके अपने आप को विकसित कर लिया है उन्होंने, इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये मानव संसाधन है, उसको डेवलप कर लिया है, इस कारण वहाँ पे भी गरीबी कम हो गई है। वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के जो मेजर हैं उसके कारण से गरीबी कम हुई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य जो है वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे से होता है, इस कारण वहाँ पर भी गरीबी कम हो गई है। Now the global poverty scenario. The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty, defined by the World Bank as living on less than $1.9 per day, has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015. तो वर्ल्ड बैंक ने एक निर्धारित किया था कि यदि कोई व्यक्ति दिन भर के अंदर $1.9 से कम कमाता है तो वो गरीब है। और 1990 में इस आधार पे दुनिया की करीबन 36% आबादी गरीब थी, और वहीं पर 2015 में ये जो संख्या है बहुत कम हो गई है और 10% आबादी ही विश्व की जो है वो इस आधार पे कि दिन भर में $1.9 कमाने की जो स्तर है उसके आधार पर केवल 10% आबादी ही जो है गरीब है। अब हमारे देश में गरीबी के क्या कारण है, क्यों हमारे देश में गरीबी है? सबसे पहली चीज़ तो थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंडर हमारे पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। ब्रिटिश राज में जो बाहर का सामान था, इंग्लैंड से आने वाला सामान था, उसके ऊपर टैक्स कम था, लेकिन यहाँ बनने वाला सामान जो था उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था। इस कारण से जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री, गृह और लघु उद्योग थे वो धीमे धीमे बंद होने लगे, लोगों को काम कम मिलने लगा। साथ ही जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद 1980s तक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत कम लेवल पे थी, बहुत धीमे धीमे हम ग्रो हो रहे थे।
लेकिन हमारी जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी। इसके कारण क्या हुआ, जो इकोनॉमी है वो धीमे धीमे कम होने लगी या गरीबी बढ़ने लगी। साथ ही जो प्रोग्राम्स लाए गए गरीबी को दूर करने के लिए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन प्रोग्राम्स के अंदर भी कुछ सीमाएं थी इनकी। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लेकिन उससे इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं मिली कि जितने भी बेरोज़गार लोग हैं सबको रोज़गार मिल जाए। तो इस कारण से क्या हुआ, जो गरीबी थी वो दूर नहीं हो पाई। साथ ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेस, जो ज़मीन और दूसरे संसाधन हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो कुछ दूसरे भी हमारे सोशियो सामाजिक या फिर जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी हमें गरीब कई बार बनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि त्यौहार के समय पर या शादी ब्याह हो घर में, तो उसमें हम लोग जितना हमारे पास नहीं होता उससे भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। कुछ त्योहारों में पूजा पाठ कराना है, घर में कुछ करवाना है, तो उसके अंदर हम ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। जो गरीब लोग हैं वो उधार पैसा ले लेते हैं कार्यक्रम को करने के लिए, और फिर बाद में अब आगे का पूरा जीवन वो उस उधार को चुकाने में ही व्यतीत कर देते हैं। तो इस कारण से जो गरीबी है वो दूर नहीं हो पा रही परंतु बढ़ती जा रही। अब गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, तो सरकारें दो तरह से काम करती है। एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, मतलब पूरे देश के अंदर ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके। और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स बनाना जो कि गरीब लोगों को ध्यान में रख करके या उन्हीं के उत्थान के लिए बनाए गए। तो ऐसे टारगेटेड प्रोग्राम्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं। ये 2005 में बनाया गया था। और इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो क्या हैं कि इसमें हर परिवार में से एक व्यक्ति को 100 दिन तक साल में काम मिलेगा। दूसरा, जो भी काम इसमें किया जाएगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ होगा, मतलब ऐसे कार्य होंगे जिसके द्वारा जो गांव की समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। जैसे गांव में यदि सूखा पड़ता है बार बार, तो वहाँ पे तालाब खोदा जाएगा ताकि वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके, है ना। तो इस तरह से इसमें काम होता है। दूसरा, जो भी काम होते हैं उन कामों में जो नौकरियाँ मिलती हैं उसमें से 1/3 महिलाओं को नौकरियाँ दी जाती हैं। जैसे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोगों में से 33 महिलाएं होंगी। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यदि किसी ने मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए अप्लाई करा है और यदि उसको 15 दिनों तक काम नहीं मिलता है तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं बेरोज़गार रहते हुए भी। और जो भी इसमें काम किया जाता है उस काम के अंतर्गत जो पैसा उनको दिया जाता है वो पैसा गवर्नमेंट की जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी निर्धारित दिन भर का दैनिक वेतन होगा वो उनको मिलता है। तो ये सारी ही कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस मनरेगा के अंदर आती हैं। इसके अलावा दूसरी योजनाएं भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोज़गार योजना 93 में जो आया था, और इसके अलावा दूसरी योजनाएं जो समय समय पर बनती रही हैं उसके द्वारा भी लोगों को कार्य मिलता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आपको थोड़ी देर में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, इनको आप नोट कर लें। थैंक यू।